एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के ऊपर। आज है लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में और उनका यूज भी हम देखेंगे सेंटेंसेस के अंदर। हिंदी में भी मैं आपको प्रॉपर मीनिंग उनका बताऊंगी। आज की क्लास जब होने वाली है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के ऊपर, तो आखिरकार प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते क्या है। देखो ये क्या होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है, जिनके अंदर एक प्रेपोजिशन होगा, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, इट्स ऑब्जेक्ट, आपने प्रेपोजिशंस में वो पढ़ा होगा, और कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो मॉडिफाई करेगा ऑब्जेक्ट को। तो उन शब्दों के समूह को हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, जिनके अंदर एक प्रेपोजिशन हो, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाला कोई शब्द हो। जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं और हम कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए, एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के अंदर किसी न किसी प्रेपोजिशन का होना जरूरी होता है। कैसे, आओ, जैसे सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू, अगर हम अकॉर्डिंग टू यूज करके बना रहे हैं, अब एक बात का ध्यान रखना, बोलचाल की भाषा में कभी भी अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलते हैं। क्या नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलते हैं, हमेशा बोलेंगे इन माय ओपिनियन। इन माय ओपिनियन मतलब मेरे अनुसार। अकॉर्डिंग टू मी यूज नहीं करते, वो गलत होता है। अकॉर्डिंग टू अमन, अकॉर्डिंग टू श्वेता, अकॉर्डिंग टू भूमिका, इस तरीके से अगर आप किसी दूसरे इंसान के अनुसार बता रहे हैं, तब आप बोलते समय बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस और दैट। लेकिन अगर आप अपनी राय बताना चाहते हैं, और ये गलती हम अक्सर बोलचाल की भाषा में करते हैं, हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट राइट, कि मेरे अनुसार ये सही नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू मी आप यूज नहीं करेंगे, आप क्या बोलेंगे, इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट राइट। आई बात समझ में, एक चीज क्लियर हुई, ठीक है। देखो अब यहां समझना, अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर्स आई एम द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। अब अगर ये वाला पार्ट देखेंगे, मैं दुनिया का सबसे अच्छा भाई हूं, लेकिन किसके अनुसार, मेरी बहनों के अनुसार। सो ये अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर्स क्या हो गया, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। इसमें टू प्रेपोजिशन है और ये माई सिस्टर्स क्या है, मेरी बहनें, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और माई क्या हो गया, मॉडिफाई। अकॉर्डिंग टू सिस्टर्स नहीं, अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर्स। सो कैसे बोला कि अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर्स आई एम द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, राइट। अकॉर्डिंग टू अमन लाइफ इज ब्यूटिफुल। अमन के अनुसार क्या है, जिंदगी जो है वो काफी खूबसूरत है। It is not an easy question according to mathematics department head Mrs. पूजा राणा। यह एक आसान सवाल नहीं है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, की मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की जो हेड है मिसेस पूजा राणा, उनके अनुसार ये एक आसान सवाल नहीं है। तो अगर आपको कभी भी बताना है किसी के अनुसार, अगर आपको बोलना है किसी के अनुसार, तो आप अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको बोलना है अंग्रेजी में आपकी खुद के अनुसार, तो आप बोलेंगे इन माय ओपिनियन। याद रखेंगे अब आप, पक्की बात है। चलिए बड़े आगे एक समझ में आएगा। अगर आपको अपने वाक्य में के अनुसार इस्तेमाल करना है और किसी और के लिए करना है, तो आप अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, एट द रिस्क ऑफ, खतरा मोल लेकर। अगर हमें बोलना है कि भाई मैंने ये काम ना खतरा मोल लेकर किया, तो आप उसे कैसे बोलेंगे, एट द रिस्क ऑफ। तो आप एट प्रेपोजिशन यहाँ पर दिख रहा है आपको, यूज हो रखा है। यस, I came to your house at the risk of my life, but you didn't even open the door. I came to your house, मैं तुम्हारे घर आया अपनी जान का खतरा मोल लेकर, लेकिन तुमने मेरे लिए दरवाजा नहीं
खोला। सो अगर आपको लिखना है, बोलना है अंग्रेजी में, खतरा मोल लेकर मैंने ये काम किया, तो आप क्या बोलेंगे? आई डिड दिस वर्क एट द रिस्क ऑफ माई लाइफ, एट द रिस्क ऑफ। सो अगर आपको बोला है खतरा मोल लेकर, क्या बोला? एट द रिस्क ऑफ। आई केम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर आया, एट द रिस्क ऑफ माई लाइफ, मेरी जान का खतरा मोल लेकर, बट यू डिड नॉट इवन ओपन द डोर, लेकिन तुमने तो दरवाजा भी नहीं खोला। मदद करनी तो बहुत दूर की बात है ना। जैसे एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ ही सेव्ड मी, उसने अपनी जान का खतरा मोल लेकर मेरी जिंदगी बचाई। सो अगर ऐसे बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, किस चीज के खतरे को मोल लेकर? अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर, जैसे हम बोलते हैं ना, दाव पर लगाकर, खतरा मोल लेकर, उसके लिए हम क्या अंग्रेजी यूज करते हैं? एट द रिस्क ऑफ। क्या यूज करते हैं? एट द रिस्क ऑफ। सो एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ ही सेव्ड मी, एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ ही सेव्ड मी। जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर बताती हूँ उन्हें बोला करो, ठीक है? बोलोगे तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ओके। Even at the risk of being caught by his enemies, he did it with great courage. Even at the risk of being caught. At the risk of. किस चीज के रिस्क पे था वो? किस चीज के खतरे पे था? कि वो पकड़ा जाएगा अपने दुश्मनों के द्वारा। क्या बोला गया? कि अपने दुश्मनों के द्वारा पकड़े जाने का खतरा मोल लेकर भी he did it with great courage, उसने ये चीज बहुत ज्यादा courage के साथ की, बहुत ज्यादा साहस के साथ की। नया वर्ड मिला, courage। courage को क्या बोलते हैं? साहस। लिखते जाइएगा जो भी नए वर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे। एक और वर्ड, एनिमीज। सो एनिमी क्या होता है? दुश्मन। एनिमी क्या होता है? दुश्मन। ठीक है, नेक्स्ट। एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस, एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस, दम लगाकर आवाज लगाना या चिल्लाना, ठीक है? एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस, की अपनी आवाज के बिल्कुल टॉप पे चिल्लाना। तो कैसे बोलेंगे? ही शाउटेड, वो चिल्लाया। अब कितनी तेज चिल्लाया? एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, की मतलब जितनी तेज वो चिल्ला सकता था उतनी तेज वो चिल्लाया। व्हेन हिज एल्डर ब्रदर स्लैप्ड हिम, जब उसके बड़े भाई ने उसको चाटा मारा। स्लैप। एक और वर्ड मिला, थप्पड़। 10 वर्ड्स वोकैबुलरी के इसी तरीके से कवर किए जाएंगे। 3 वर्ड्स अभी तक हो चुके हैं, करेज, साहस, एनिमी, दुश्मन। थर्ड वर्ड इज स्लैप, स्लैप, थप्पड़। लिखते जाइएगा वोकैबुलरी के वर्ड्स में, वोकैबुलरी के वर्ड्स बोल रही, वोकैबुलरी में लिखते जाइएगा। ओके। एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस, दम लगाकर आवाज लगाना। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। आप ऐसे बोलते हैं, आई शाउटेड एट द टॉप ऑफ माई वॉइस बट यू डिड नॉट लिसन। मैंने बहुत जोर से दम लगाकर चिल्लाया, जितना जोर से मैं चिल्ला सकता था, बट यू डिड नॉट लिसन, लेकिन तुमने नहीं सुना। बोल सकते हैं ना? तो जब हमें कोई चीज इस तरीके से ऐड करनी है ना, Why are you shouting at the top of your voice? अब एक हम सेंटेंस बना सकते थे, Why are you shouting? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन जब हम बोलेंगे at the top of your voice, उसका मतलब क्या निकल कर? चीज है, ये आपके सेंटेंसेस को और भी ज्यादा बेहतर बना देते हैं जब आप इनका यूज करते हैं। ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है, ये आपके सेंटेंसेस को और भी ज्यादा बेहतर बना देते हैं जब आप इनका यूज करते हैं बोलते समय। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। दूसरा हमने देखा एट द रिस्क ऑफ, खतरा मोल लेकर। तीसरा हमने देखा एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ और ड्यू टू। ये बहुत ज्यादा कॉमनली फ्रेजेस यूज होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। यहाँ पर देखो एक एक प्रेपोजिशन है ना, जैसे टू है, ऑफ है, क्या है ये? प्रेपोजिशंस ही तो है।
सो बिकॉज ऑफ के कारण या ड्यू टू की वजह से, इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? I started playing cricket due to my father's enormous support. Enormous, बहुत बड़ा. One more word. I started, मैंने शुरू किया playing cricket, क्रिकेट खेलना due to, क्या हुआ due to का मतलब? की वजह से. अगर आपको अपने वाक्य में बोलना है की वजह से, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या फ्रेजेस यूज करेंगे? ड्यू टू, या फिर आप बोल सकते थे बिकॉज ऑफ. ठीक है, सो आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ माई फादर्स एनॉर्मस सपोर्ट. मेरे पापा ने बहुत बड़े स्तर पर मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, इसीलिए मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया. ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, किसके कारण? के कारण के लिए भी यूज होता है ना. सो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी या फिर ड्यू टू पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण. अगेन एक और वर्ड, गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी. कितने वर्ड्स हो गए अभी तक? करेज, एनिमी, स्लैब, एनॉर्मस, पॉवर्टी. 5 वर्ड्स मिल चुके हैं हमें आज के लिए. लिखते जाइएगा. बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की वजह से मेनी पीपल डाई एवरी ईयर, बहुत सारे लोग हर साल मर जाते हैं. तो अगर हमें बताना है बहुत सारे लोग हर साल मर जाते हैं, लेकिन किस कारण मर जाते हैं, तो उस कारण बताने के लिए आप क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? बिकॉज ऑफ या फिर ड्यू टू. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट टू वर्क. तुम्हारा ये जो कमिटमेंट है, तुम्हारी जो निष्ठा है अपने काम को लेकर, कमिटमेंट, निष्ठा. एक और वर्ड, छठा वर्ड मिल गया है. ठीक है, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd और 1st. लिखते जाइएगा. ठीक है, तो उसने बोला किसके कारण? तुम्हारे काम में निष्ठा के कारण. यू कुड गेट हिज प्रमोशन, यू कुड गेट दिस प्रमोशन. तुम क्या पा सकते हो? ये वाला प्रमोशन जो है वो पा सकते हो. प्रमोशन क्या होता है? तरक्की, है ना. अपने प्रमोशन जो होता है, जो अभी एक उन्नति हो जाती है ना, तरक्की करते हो आप अपनी जॉब के अंदर, उसे बोलते हैं प्रमोशन. मतलब एक पद ऊपर आपको मिल जाता है, वो प्रमोशन कहलाता है. ठीक है, सो क्या बोला हमने? बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का यूज हम कब करते हैं? के कारण या फिर की वजह से. ड्यू टू, की वजह से, बिकॉज ऑफ, के कारण. दोनों का ऑलमोस्ट सेम सा ही मतलब होता है. ठीक है, by all means या फिर at any how. so by all means मतलब किसी भी तरह, या at any how मतलब किसी भी कीमत पर या फिर चाहे कैसे भी. बहुत सी बार हम बोलते हैं किसी भी कीमत पर मुझे ये चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए. समझते हो? किसी भी तरह मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर मैं फर्स्ट आकर ही रहूंगा, चाहे जैसे भी मुझे मेहनत करनी पड़े, मैं सेंचुरी बनाकर ही रहूंगा. अक्सर हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं. उनकी अंग्रेजी क्या होती है? बाय ऑल मीन्स या फिर एट एनी हाउ. क्या होती है? बाय ऑल मीन्स या एट एनी हाउ. सी, जस्ट कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे बाय ऑल मीन्स. आज तुम्हें ये चैप्टर करना है किसी भी तरह. सो हमने क्या बोला? जस्ट कंप्लीट दिस चैप्टर बाय ऑल मीन्स. I have to meet her today at any how. मुझे आज उससे मिलना ही है किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर, चाहे जैसे भी. So, आपको अगर यूज करना है तो आप करेंगे by all means या फिर at any how. इन दोनों ही फ्रेजेस का, जिन्हें हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही फ्रेजेस में क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन है? एट. यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन है? बाय. है या नहीं है? है. अब है के खातिर. नेक्स्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है बच्चे? नेक्स्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज है फॉर द सेक ऑफ या
या फॉर वंस सेक काफी इस्तेमाल होता है बोलचाल की भाषा में, जैसे फॉर योर मॉम्स सेक कि अपनी माँ के खातिर प्लीज ओपन द डोर राइट नाउ, प्लीज दरवाजा खोल दो अभी। आप लोग बहुत सी बार गुस्सा होके कमरे में भाग जाते हैं, बंद कर लेते हैं, तो मम्मी क्या कहती है, यार बेटा मेरे लिए ही खोल दे प्लीज, मेरे खातिर ही कर दे, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, फॉर द सेक ऑफ या फिर फॉर वंस सेक। सो फॉर वंस सेक में वंस की जगह हमने योर मॉम लिख दिया, ठीक है। फॉर योर मॉम्स सेक प्लीज ओपन द डोर राइट नाउ, या फॉर गॉड सेक भगवान के खातिर डू एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। कहते ना यार भगवान की खातिर मुझे छोड़ दे, फॉर गॉड सेक प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। अक्सर यूज करते हैं हम ये चीजें बोलचाल की भाषा में। इनकी अंग्रेजी क्या होती है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन फेवर ऑफ मतलब के पक्ष में। सी, डू नॉट टेक द डिसीजन इन फेवर ऑफ योर ब्रदर, अदरवाइज पीपल विल डाउट यू। क्या कह रहे हैं, मत लेना कोई भी निर्णय इन फेवर ऑफ के पक्ष में। फेवर मतलब पक्ष, सो इन फेवर ऑफ के पक्ष में। किसके पक्ष में, अपने भाई के पक्ष में, वरना पीपल विल डाउट यू, लोग तुम पर शक करेंगे। नया वर्ड मिला डाउट, डाउट मतलब शक, और अदरवाइज वरना, अदरवाइज वरना। लिख लो ये दो शब्द और ये हो गया 7th, ये हो गया 8th। इन फेवर ऑफ का मतलब क्या होता है, इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के पक्ष में। सो आई डिड इट, मैंने ये किया, इन फेवर ऑफ यू, तुम्हारे पक्ष में, बिकॉज आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। आई बात समझ में। इन फेवर ऑफ का यूज कहाँ करोगे, लिखते जाओ, लिखते जाना इन फेवर ऑफ। वैसे तो ये सब स्लाइड्स आपको मिलेंगी, फिर भी लिख नहीं रहे हो तो एटलीस्ट मेरे साथ बोलते रहो, बोलते रहो, जो यहाँ लिखा है उसे बोलते रहो बैठे बैठे। कोई तुम्हें बेवकूफ समझे कोई जरूरत नहीं है, समझने दो, तुम बोलते जाओ, क्योंकि बोलोगे वो चीज तुम्हें याद रहेगी, और जब तुम्हें चीज याद रहेगी तो तुम जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तब भी तुम्हें पता होगा कि आखिरकार इन चीजों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस इस चीज पर ध्यान मत दो कि इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। मैम प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, इतनी गहराई में हमें नहीं जाना, मैंने केवल एक टॉपिक का नाम दिया है। बाकी मैं इस टॉपिक की मदद से आपको सिखाना चाहती हूँ कि भाई ये जो शब्द हम यूज करते हैं ना, इन्हें अंग्रेजी में प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बोला जाता है। अब इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ मेनली। ठीक है, नेक्स्ट, इन द होप ऑफ उम्मीद में। I studied hard in the hope of scoring good marks, but all in vain. ठीक है, WVAIN। I studied hard, मैंने पढ़ाई की बहुत ज्यादा, किस आशा में, होप आशा या फिर उम्मीद। एक और वर्ड मिला आपको, लिखते जाइए। किस उम्मीद में मैंने इतनी गहरी पढ़ाई करी, ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स, अच्छे नंबर मैं लेकर आ सकूं इसलिए, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। वेन मतलब व्यर्थ। ठीक है, एक और वर्ड मिलाना, वेन, वेन मतलब व्यर्थ, VAIN। सो इन दी होप ऑफ, की आशा में, मैंने पढ़ाई की किसकी आशा में, किसकी आशा में, किसकी उम्मीद से कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करूंगा, लेकिन मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन द होप ऑफ सक्सेस, सफलता की उम्मीद में, सक्सेस सफलता, लिख लो, शब्द का मतलब लिख लो फटाफट से, सक्सेस सफलता। सो इन द होप ऑफ सक्सेस, सफलता की उम्मीद में, he wasted his teenage, उसने अपना टीनेज, किशोरावस्था जो है वो क्या कर दी, खराब कर दी, बट इवेंचुअली he achieved what he desired for, लेकिन इवेंचुअली मतलब अंत में आकर जैसे तैसे भी उसने achieved, प्राप्त
वो डिजायर करता था। डिजायर्ड मतलब जिस चीज की इच्छा वो रखता था। बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने शुरू करने हैं ना, अब आपको छोटे छोटे बहुत बना लिए। देखो, इन दी होप ऑफ का मतलब क्या होता है? उम्मीद में। किस चीज की उम्मीद? आई स्टडीड हार्ड इन द होप ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स। मैंने मेहनत करी बहुत ज्यादा, किस उम्मीद में? कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, पर सभी चीजें व्यर्थ हो गई। इन द होप ऑफ सक्सेस, सफलता की उम्मीद में, ही वेस्टेड हिज टीनेज, उसने अपनी टीनेज कौन सी होती है? 13 से लेके 19 के बीच की जो उम्र होती है वो टीनेज कहलाती है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इन सब के लास्ट में टीन आता है, सो ये क्या कहलाती है? टीनेज कहलाती है। बट लेकिन इवेंचुअली ही अचीव्ड व्हाट ही डिजायर्ड फॉर, लेकिन अंत में उसने वो सब पा लिया जिस चीज की इच्छा वो रखता था। ओके, इन द ल्यू ऑफ और इन द प्लेस ऑफ या फिर इंस्टेड ऑफ, इन तीनों ही चीजों का, इन तीनों ही प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल कब होता है? जब हम बोलते हैं के बदले में। कब होता है इनका इस्तेमाल? जब हम बोले के बदले में। सो सी, इन ल्यू ऑफ, इन द प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ, ये भी सारे आपको अपने वोकैबुलरी में ही लिखने हैं। ठीक है, जैसे आई परचेज्ड अ मोबाइल इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन लैपटॉप। मैंने एक मोबाइल खरीद लिया, किसके बजाय? पैसा लैपटॉप में वेस्ट करने के बजाय मैंने एक मोबाइल खरीदा। इन ल्यू ऑफ टीयर्स आई प्रेफर टू स्माइल, रोने के बदले, आंसू बहाने के बदले मैंने स्माइल करना फायदेमंद समझा। प्रेफर्ड मतलब होता है, प्रेफर करते हैं ना हम किसी चीज को कि यार ये करने से अच्छा, तो आंसू बहाने से अच्छा मैंने मुस्कुराना सही समझा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? सो इन ल्यू ऑफ, इन द प्लेस ऑफ या फिर इंस्टेड ऑफ। सो आई परचेज्ड अ मोबाइल इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन लैपटॉप। इन ल्यू ऑफ टीयर्स आई प्रेफर्ड टू स्माइल। क्लियर हो गई ये बात? याद रखेंगे, इन ल्यू ऑफ, इन द प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल होता है के बदले में। जैसे आई सैक्रिफाइस्ड माई होल लाइफ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू बेटर एजुकेशन। मैंने सैक्रिफाइस कर दी। सैक्रिफाइस्ड नया शब्द मिला है आपको जिसका मतलब होता है बलिदान। मैंने बलिदान किया अपनी पूरी जिंदगी का, क्या करने के लिए? के बदले में मैंने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया। किस चीज के लिए? ताकि मैं तुम्हें अच्छी एजुकेशन दे सकूं, अच्छी पढ़ाई दे सकूं। इन ऑर्डर टू फाइंड पीस, शांति प्राप्त करने के बदले में ही रोम्ड द वर्ल्ड, वो घूम रहा था पूरी दुनिया, बट ही एंडेड अप हिज जर्नी बैक टू हिज कंट्री इटसेल्फ। लेकिन उसने अपनी यात्रा खत्म की। कहाँ खत्म की? अपने ही देश में वापस आकर। आई बात समझ में? तो इन ऑर्डर टू के बदले में। नेक्स्ट, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन वंस बिहाफ। यहाँ पर जहां पर भी वंस लिखा है ना मैंने, वहां किसी का भी आ सकता है नाम। जैसे ऑन माई मदर्स बिहाफ या ऑन माई सिस्टर्स बिहाफ या ऑन अमन्स बिहाफ, ऑन भूमिकास बिहाफ, किसी का भी नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, और बिहाफ ऑफ मतलब उनके तरफ से। कैसे? प्लीज से सॉरी टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ मी। कृपया उसे सॉरी कहना मेरी तरफ से। बोलते ना मेरी तरफ से उसे सॉरी कह देना। प्लीज से सॉरी टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ मी। ठीक है, प्लीज से सॉरी टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ मी या प्लीज से सॉरी टू हिम ऑन माई बिहाफ। राइट? सो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब की तरफ से। I wrote a letter to Miss Ram on behalf of you. मैंने एक पत्र मिस्टर राम को लिख दिया है तुम्हारी तरफ से। मैंने क्या कर दिया है? एक पत्र मिस्टर राम को लिख दिया है तुम्हारे बदले में। या फिर I wrote a letter to Mr. Ram on your behalf, या मैंने एक पत्र लिख दिया है मिस्टर राम को तुम्हारी तरफ से। किसकी तरफ से?
तुम्हारे तरफ से, ठीक है। सो की तरफ से के लिए हम ऑन बिहाफ ऑफ यूज करते हैं। ये पूरा लेक्चर जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, जो चीजें मैं बता रही हूँ, ये मैं आपको बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, इस्तेमाल कैसे करना है ये बता सकती हूँ। इसका यूज और इसको याद रखना काम आपका है। अगर मैं 100 नंबर की कोई चीज बता रही हूँ तो उसमें 10% काम मेरा होगा या 5% काम मेरा होगा। मैं आपको चीजों का मतलब बताऊंगी, वाक्यों में कैसे इस्तेमाल होता है ये बताऊंगी, लेकिन उन चीजों को याद रखना मतलब लास्ट का जो 95% काम है वो बेटा आपका है। इन्हें याद रखो, इन्हें इस्तेमाल करना सीखो, इन्हें इस्तेमाल करो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, बोलो बार बार ताकि तुम्हें ये चीज याद हो, प्रैक्टिस करो और उसके बाद ही तुम इन्हें अपने मतलब इसके बाद ही तुम अच्छे से आगे इन्हें इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। याद रहना बहुत जरूरी है। विद रेफरेंस टू का यूज हम क्या करते हैं के संदर्भ में, जैसे विद रेफरेंस टू का यूज हम क्या करते हैं के संदर्भ में, जैसे With reference to our conversation last week, I am sending my brother to your home. कि भाई हमारी जो बातचीत, अगेन नया वर्ड कॉन्वर्सेशन, बातचीत, रेफरेंस संदर्भ, पिछले हफ्ते हुई बातचीत के संदर्भ में, पिछले हफ्ते हमारी हुई बातचीत के संदर्भ में मैं अपने भाई को तुम्हारे घर भेज रहा हूं। हमारी जो भी बातचीत हुई थी पिछले हफ्ते उस रिगार्डिंग, उसके दम पर मैं अपने भाई को तुम्हारे घर भेज रहा हूं। विद रेफरेंस टू माई एप्लीकेशन आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अब मेरे प्रार्थना पत्र के संदर्भ में मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। सो विद रेफरेंस टू का मतलब क्या होता है के संदर्भ में। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल बहुत बार यूज करते हैं। नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल, आई कैन नेवर कम विद यू, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आ सकता। ही कैन नॉट रीड एट ऑल, वो पढ़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कैन के साथ नॉट लगा दिया ना, इसीलिए With reference to my application, I want to talk to you. अब मेरे प्रार्थना पत्र के संदर्भ में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। So with reference to का मतलब क्या होता है के संदर्भ में। Not at all, not at all, not at all बहुत बार यूज करते हैं। Not at all मतलब बिल्कुल नहीं। Not at all, I can never come with you, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आ सकता। He cannot read at all, वो पढ़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर can के साथ not लगा दिया ना, इसीलिए he cannot read at all, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता है। समझ में आया? तो बिल्कुल भी नहीं के लिए हम यूज क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, not at all। क्या यूज करेंगे बेटा, not at all, ओके। anything at all, कुछ भी, जोर देते हुए कहना। अगर हमें बोलना है कुछ भी, और वो भी कैसे, किसी चीज पर जोर देते हुए अगर हम कहें, समझ रहा, आई कैन डू एनीथिंग एट ऑल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, एनीथिंग कुछ भी, एट ऑल फॉर यू तुम्हारे लिए। सो एनीथिंग एट ऑल कुछ भी, और यहाँ पर एनीथिंग एट ऑल जब हमने बोला तो वो हमने जोर दे के वो बात बोले कि भाई देख, आई कैन डू एनीथिंग एट ऑल फॉर यू। He loved doing anything at all to pass the exam. He loved doing, उसे पसंद था करना कुछ भी एग्जाम्स पास करने के लिए। समझ में आई बात? तो कुछ भी, और जब हम कुछ भी बोले किसी भी चीज पर जोर देते हुए तो अब हम बोलेंगे एनीथिंग एट ऑल। और अगर हमें बोलना है बिल्कुल नहीं तो हम क्या बोलेंगे, नथिंग एट ऑल। क्या बोलेंगे हम, नथिंग एट ऑल, ओके। अब यहां पर आ गई है एक कॉन्वर्सेशन। चलिए, सो ये कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस थे जो हमने आज की क्लास में देखे। एक क्लास
क्लास और होगी prepositional phrases के ऊपर, ठीक है, तो तैयार रहिएगा। अब बारी है इसकी कॉन्वर्सेशन की। तो हम बातचीत अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक तो पढ़ना इसे, रेस्टोरेंट नहीं बोलते, रेस्टोरेंट बोलते हैं, रेस्टोरेंट। ओके, क्या बोलेंगे? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। रेस्टोरेंट बोलते हैं कई लोग इसे, रेस्टोरेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट होता है। सी, आप गए मान लीजिए किसी भी रेस्टोरेंट में, वहां पर वेट पर्सन है। वेट पर्सन कौन होता है? वेटर जो होता है, जो आपका ऑर्डर वगैरह लेता है आने के लिए, उसे हम वेट पर्सन भी बोलते हैं। यस, सो आप गए वहां पर, जो भी वेट पर्सन है उसने बोला, हाय, हाउ आर यू डूइंग दिस आफ्टरनून? हाय, हाउ आर यू डूइंग दिस आफ्टरनून? आप क्या कर रहे हैं या आप कैसे हैं इस दोपहर? जब हम कोई आया है, ठीक है, तो आप के हालचाल वो पूछ रहे हैं, ठीक है। सो वो क्या बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस आफ्टरनून? वापस से सुनिए, क्या बोला उन्होंने? हाय, हाउ आर यू डूइंग दिस आफ्टरनून? तो जब उसने ऐसे बोला, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है कि आपकी हालचाल कैसे। और आफ्टरनून क्यों बोला? क्योंकि आप दोपहर में वहां गए। अगर यहाँ पर आप शाम में जाते तो वो क्या बोलता? दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। अगर आप सुबह जाते तो वो क्या बोलता? दिस मॉर्निंग। ओके, तो अगर आपको भी किसी से पूछनी है किसी के हालचाल, तो आप कैसे करेंगे? हाय, हाउ आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग और दिस आफ्टरनून और दिस इवनिंग, ठीक है। सो आप क्या बोलेंगे वहां पर? आप बोलेंगे फाइन, थैंक यू, कैन आई सी अ मेन्यू प्लीज? जब उसने आपके हालचाल पूछे, आपने उसका जवाब क्या दिया? फाइन। फाइन मतलब बढ़िया। फिर आप थोड़ी सी तमीज दिखाते हुए क्या बोलेंगे? थैंक यू। थैंक यू क्यों बोला? उसने आपके हालचाल पूछे, इसीलिए आपने उनको थैंक यू बोला। कैन आई सी अ मेन्यू प्लीज? मेन्यू क्या होता है? आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर जो भी वो विषय सूची होती है जिसमें सारे डिशेस लिखे हुए होते हैं, है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि फाइन, थैंक यू, कैन आई सी अ मेन्यू प्लीज? क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ प्लीज? ओके, कई लोग इसे मीनू मीनू पढ़ते हैं, मीनू नहीं होता ये, मेन्यू। सर्टेनली हियर यू आर। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। सो सर्टेनली मतलब certainly here you are। here you are मतलब कब बोलेगा वो? जब उसके हाथ में मेन्यू होगा और वो आपको मेन्यू दे रहा होगा, तब वो कैसे बोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। here you are। कस्टमर, थैंक यू, what is today's special? आपने क्या बोला? शुक्रिया, आज का स्पेशल क्या है? रेस्टोरेंट्स में जाते हैं आप, हर दिन कोई ना कोई एक स्पेशल डिश जरूर होती है। सो आपने पूछा आज का स्पेशल क्या है यहाँ पर? सो व्हाट इज टुडेज स्पेशल? वेट पर्सन, ग्रिल्ड सैंडविच एंड चीज पिज्जा। वेट पर्सन ने क्या बोला? ग्रिल्ड सैंडविच है और चीज पिज्जा। सो आप क्या बोलेंगे? That sounds good, I'll have that। तो आपने क्या बोला? अरे ये तो बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है, मतलब कि जो बात उसने बोली वो बात आपको अच्छी लगी और आप उस बात से सहमत है, तब आप क्या बोलेंगे? That sounds good। जो भी बात उन्होंने बोली वो आपको सही लगी और आप सहमत है उस बात से, तो तब आप क्या बोलेंगे? That sounds good, I'll have that। मैं वही लूंगा जो तुमने बताया है। वेट पर्सन, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक? क्या आप पीने के लिए कुछ लेंगे? कस्टमर, यस, आई वुड लाइक अ कोक। मैं क्या लूंगा? मैं कोका कोला लेना या फैंटा या मिरिंडा, जो भी पीना है, मैं कोक लेना पसंद करूंगा। तो कैसे बोलेंगे? यस, आई वुड लाइक अ कोक। आई वुड लाइक अ कोक, कि भाई मैं एक कोक लेना पसंद करूंगा। तो वेट पर्सन बोलेगा, थैंक
थैंक यू। अब वो वापस आ रहा है खाना लेकर और फिर से वो बोलेगा here you are मतलब ये लीजिए, enjoy your meal, अपना खाना enjoy कीजिए, meal मतलब खाना। So अपना खाना enjoy कीजिए उसने ऐसे बोला, तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू। वेट पर्सन, कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स? क्या मैं आपके लिए कुछ और ला सकता हूँ? कस्टमर, नो थैंक्स, आई वुड लाइक द चेक प्लीज। सी हियर द चेक इज द बिल। सो आप ये मत बोलिए आई वुड लाइक द बिल प्लीज, आप बोलेंगे आई वुड लाइक द चेक प्लीज, कि आप मुझे चेक दे दीजिए, मतलब कि आप मुझे बिल दे दीजिए। वेट पर्सन, that will be rupees 500। तो उसने क्या बोला कि 500 रुपए का आपका बिल हुआ है। कस्टमर, here you are, keep the change। कस्टमर क्या बोल रहा है? 500 रुपए देते हुए बोलेगा here you are, keep the change। keep the change मतलब जो बचे हुए पैसे हैं वो रख लीजिए। मान लीजिए आपका 250 रुपए का बिल बना और आपने वहां पे 260 रुपए रखे, तो 10 रुपए वापस लाने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें बोलेंगे कि जो पैसे बचे आप उन्हें रख लीजिए। ठीक है, सो आपने क्या बोला? थैंक यू, हियर यू आर, कीप द चेंज। कभी भी कोई छुट्टे पैसे वगैरह बच जाते हैं, जैसे ऑटो ड्राइवर्स को या किसी को भी हम देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? कीप द चेंज, मतलब बचे हुए पैसे आप रख लो। वेट पर्सन, थैंक यू, हैव अ गुड डे। कस्टमर, गुड बाय। कितना इजी कॉन्वर्सेशन है, राइट? बहुत इजीली आप कर सकते हैं। चलिए, सो ये थी हमारी आज की क्लास। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। You will be blank space home today. At, in, on, none. क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या आज आप घर पर होंगे? छोटी जगह के लिए क्या यूज करते हैं, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ब्लैंक स्पेस योर क्लास? इन योर क्लास, एट योर क्लास, ऑन योर क्लास या नन? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, विल यू बी एट होम टुडे? क्या तुम आज घर पर होंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास? तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लियर? सो आज की क्लास में हमने प्रेपोजिशन देखे, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस देखे और एक कॉन्वर्सेशन भी देखा। किसके बीच? जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर और आपके बीच। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन आपको फिल करना है। क्लियर? और हमारी अगली क्लास प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पर ही होगी। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।